कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम इकाई 13 जिसका नाम है त्रिभुज की अभ्यास 13 ए के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले इस अभ्यास से संबंधित सभी परिभाषाओं को समझेंगे। पहली परिभाषा आपके सामने है। टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज किसे कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन शीर्ष, तीन भुजाएं तथा तीन कोण होते हैं। इसे चिन्ह त्रिभुज से प्रदर्शित करते हैं। तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। जैसे इस आकृति में आपको दिख रहा होगा, इस आकृति में तीन रेखाखंड है और तीन रेखाखंडों से एक बंद आकृति बनी हुई है। और इस आकृति में तीन शीर्ष है, जहां पर दो रेखाखंड मिलते हैं जिस बिंदु पर, वह बिंदु त्रिभुज का शीर्ष कहलाता है। तो इस आकृति में यहाँ पर तीन शीर्ष हैं और दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। एक कोण यहां बनेगा, एक कोण इन दोनों रेखाओं के बीच में और एक कोण इन दोनों रेखाओं के बीच में। तो त्रिभुज में तीन रेखाखंड होते हैं। तीन रेखाखंड को त्रिभुज जिन तीन रेखाखंडों से बनता है उस रेखाखंडों को त्रिभुज की भुजा कहते हैं। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक, दो और ये तीन। तीन भुजा होती हैं और त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और तीन ही त्रिभुज में कोण होते हैं। अब त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर और त्रिभुज के कोणों के आधार पर त्रिभुज को विभिन्न प्रकार में बांटा गया है। अब हम त्रिभुज के प्रकार जानेंगे। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार दो आधार पर किए गए हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, एक है भुजाओं के आधार पर और एक है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, भुजाओं के आधार पर जब त्रिभुज को तीन भागों में बांटा जाता है तो पहला भाग है समबाहु त्रिभुज, दूसरा भाग है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा भाग है विषमबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार त्रिभुज के कुल 6 प्रकार होते हैं, तीन भुजाओं के आधार पर और तीन कोणों के आधार पर। अब इन 6 के 6 प्रकारों को हम समझेंगे। पहली परिभाषा है, देखिए पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है, उस त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा प्रकार देखिए, नंबर 2, समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो समान भुजा होती हैं, उस दो भुजाओं की माप समान होती है, उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा भी इसी प्रकार है, जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं की माप एक जैसी होती है, उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अब तीसरा प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज। नंबर 3 है विषमबाहु त्रिभुज। विषम का मतलब होता है अलग अलग, बाहु का मतलब भुजाएं। तो जिस त्रिभुज की भुजाओं की माप अलग अलग होती है, उस त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। परिभाषा भी यहां पर लिखी हुई है, जिस त्रिभुज की किसी भी भुजा की माप समान न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आकृति में आप देख सकते हैं, इस त्रिभुज की कोई सी भी भुजा की माप बराबर नहीं है, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है, तो ये एक विषमबाहु त्रिभुज का चित्र बना हुआ है। अब अगला प्रकार देखिए, त्रिभुज का नंबर 4। शुरू के जो तीन प्रकार थे, ये थे भुजाओं के आधार पर, एक समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा था विषमबाहु त्रिभुज। अब कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो 3 और 3 6 हो जाते हैं। ये नंबर 4 पर है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज, देखिए प्रत्येक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और जिस त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से तो बड़े होंगे। कोई कोण जैसे x है, वह 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से वह कोण छोटा होगा।
तो उस कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। 0 डिग्री से अधिक माप के और 90 डिग्री से कम माप का जो कोण होगा उसी को न्यून कोण कहते हैं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो, अर्थात 90 डिग्री से कम माप के कोण हो, उस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब नंबर 5 है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की परिभाषा है, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। प्रत्येक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अगर तीनों कोण में से कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण में से एक कोण उसका 90 डिग्री का होता है, तब हम उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब नंबर 6 पर है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज की परिभाषा है, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण का मतलब है जिस कोण की माप 90 डिग्री से तो अधिक होती है। जैसे एक कोण है x, x जो कोण है 90 डिग्री से तो अधिक है और 180 डिग्री से कम है। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक होती है और 180 डिग्री से कम होती है, उस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण में से एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होती है, तो वह त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये थे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है, एक भुजाओं के आधार पर और एक उसके कोणों के आधार पर। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के कुल 6 प्रकार हैं। अब देखिए अगली परिभाषा है आपकी सर्वांग क्षमता। अब ये सर्वांग क्षमता क्या होता है, इसकी परिभाषा है, जब दो आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती हैं तो वे आकृतियां सर्वांगक्षम होती हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा आप समझ सकते हैं, वे आकृतियां जो आकार और माप में समान होती हैं सर्वांगक्षम कहलाती हैं। जब दो वस्तुएं या दो आकृति जिनके आकार और उनकी माप एक जैसी हो, तो उन आकृति को हम सर्वांगक्षम आकृति या उन वस्तुओं को हम सर्वांगक्षम वस्तु कहते हैं। जब दो वस्तुएं सर्वांगक्षम होती हैं तो उनको अगर एक के ऊपर एक रखा जाए तो वे एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती हैं। जैसे यहाँ पर चित्र बना हुआ है, ये दो कारें हैं। देखिए दोनों कारें एक जैसी हैं, बिल्कुल एक ही मॉडल की दो कार हैं, तो ये दिखने में भी एक जैसी होंगी और इनकी माप भी एक जैसी होगी, इनका साइज भी एक जैसा होगा। तो ये दोनों कारें एक दूसरे के सर्वांगक्षम कहलाएंगी। यहाँ पर त्रिभुज की दो आकृति दी गई है, दो त्रिभुज दिए गए हैं। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगक्षम है, क्योंकि देखिए इस त्रिभुज की ये भुजा, हरी वाली भुजा हरी के बराबर होगी, बैंग ये जो बैंगनी भुजा है बैंगनी वाली भुजा के बराबर होगी, और जो ये काले रंग की भुजा है ये काले रंग की भुजा के बराबर होगी। अगर इस आकृति को हम इस आकृति के ऊपर रख दें उठाकर, तो ये दोनों आकृति एक दूसरे को ढक लेंगी। तो ये दोनों आकृति एक दूसरे के सर्वांगक्षम है। या आप देख सकते हैं, अगर इसी कंपनी के एक ही मॉडल के दो फोन अगर आपके पास हो, तो दोनों फोन कैसे होंगे, एक दूसरे के सर्वांगक्षम होंगे, क्योंकि दिखने में भी एक जैसे होंगे और उनके साइज भी एक जैसे होंगे। और जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे हाथ में ये कितने पेज हैं, आप इस समय देखकर बताएंगे कि इस मेरे हाथ में केवल एक पेज है और मेरे हाथ में यहाँ पर है दो पेज। ये दोनों पेज एक दूसरे के सर्वांगक्षम है, क्योंकि इनकी आकृति भी एक जैसी है, दोनों आयताकार हैं और दोनों के साइज भी एक जैसे हैं। तो जब ये दोनों पेज एक दूसरे के सर्वांगक्षम है, तो दो सर्वांगक्षम आकृतियों को जब एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वे परस्पर एक दूसरे को ढक लेती हैं। तो ये दोनों पेज जब एक दूसरे के ऊपर रखे जाएंगे तो दूर से देखने पर ये केवल लगेंगे कि ये एक ही पेज है, क्योंकि ये दोनों पेज एक दूसरे के सर्वांगक्षम है, इनकी आकृति और इनके माप एक जैसे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ मुख्य बातें आपको याद रखनी होगी, और ये एक चीज है, देखिए जब दो आकृतियां सर्वांगक्षम होती हैं तो गणितीय भाषा में हम उसको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दो लाइन सीधी और एक लाइन ये तिरछी रेखा खींचते हैं, तो ये सर्वांग क्षमता का चिन्ह है। तो दो सर्वांगक्षम, इसे हम पढ़ते हैं, इस चीज को हम पढ़ते हैं सर्वांगक्षम।
तो जब दो आकृतियां एक दूसरे के सर्वांगसम होती है तो उनके बीच में हम सर्वांग समता के स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको सर्वांगसम पढ़ा जाता है। अब सर्वांग क्षमता से संबंधित आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। जैसे नंबर एक है, दो रेखाखंड सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी लंबाई समान हो। अगर आपके पास कोई दो रेखा है, अगर उन दोनों रेखा की लंबाई बराबर होती है तब वे दोनों रेखा एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगी। जैसे ये पहली रेखा, अगर इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है और दूसरी रेखा भी है, उसकी लंबाई भी अगर 3 सेंटीमीटर होंगी, तो ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगे, क्योंकि रेखा, ये दोनों सीधी रेखा है और दोनों की लंबाई बराबर है, तो ये दोनों रेखा एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगी। अब नंबर दो देखिए, यदि दो कोणों की माप समान हो तो वे सर्वांगसम होते हैं। अगर आपके पास कोई दो कोण इस प्रकार हैं कि दोनों कोणों की माप एक जैसी हो, जैसे ये जो कोण बना हुआ है इसकी माप 30 डिग्री है, ये दूसरा कोण जो है इसकी माप भी 30 डिग्री है। अगर दो कोणों की माप बराबर होती है तब दोनों कोण एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है, दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो। तो दो वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम तभी हो सकते हैं जब उनकी त्रिज्याएं एक दूसरे के बराबर हो। पहले वृत्त की त्रिज्या जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या भी अगर 1 सेंटीमीटर है, तब ये दोनों वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। अगला पॉइंट देखिए, वे आकृतियां जो आकार और माप में समान होती हैं उन्हें हम सर्वांगसम, वे दोनों आकृतियां एक दूसरे के सर्वांगसम होती हैं। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है कि सर्वांग समता किसे कहते हैं। तो दो आकृतियों के आकार एक जैसे होते हैं और उनकी माप भी एक जैसी हो, उन दो आकृतियों को हम सर्वांगसम कहते हैं। अब हम इस अभ्यास 13A के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इस अभ्यास से संबंधित जो परिभाषाएं थी उनको अभी हमने अच्छे से समझ लिया है कि एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहली परिभाषा थी त्रिभुज की। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा जाता है, एक कोणों के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कुल मिलाकर 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसकी तीनों भुजा की माप बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसमें कोई दो भुजाओं की माप बराबर होती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषम बाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा की माप बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम माप के होते हैं, उन्हें हम उस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। और समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम माप का हो, उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। उसके बाद हमने जाना सर्वांग क्षमता क्या होती है। जब दो आकृतियों के आकार एक जैसे हों, उनकी माप एक जैसी हो, तब वे आकृतियां एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाती हैं। जैसे एक ही कंपनी के एक ही मॉडल के दो फोन, एक ही कंपनी की और एक ही मॉडल की कारें, या एक ही साइज के आकार की, एक ही आकार की और एक ही माप की दो आकृतियां एक दूसरे के सर्वांगसम होती हैं। अभ्यास 13A का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नांकित चित्रों को काटिए, प्रत्येक को दो भागों में इस प्रकार मोड़िए कि दोनों भाग सर्वांगसम हो जाएं। प्रश्न में कहा गया है कि ये जो प्रश्न संख्या 1 में आकृति हमको दी गई है, इन आकृतियों को यहां से काटना है अपनी पुस्तक में से और फिर इन आकृतियों को इस प्रकार मोड़ना है कि इन आकृतियों को मोड़ने पर जो दो भाग बनेंगे वे एक दूसरे के सर्वांगसम हो। सर्वांगसम का मतलब उनकी दिखने में वे दोनों एक जैसे हो और उनके आकार भी एक जैसे हो, आकार एक जैसे हो और उनकी माप भी एक जैसी हो। जैसे पहले आकृति यहां पर दी गई है आयत, तो इस आयत को यहां से हमें कट करना है अपनी पुस्तक में से। तो जैसे ये आयत था,
इसको हमने यहां से कट कर लिया। ठीक है, ये आयत हमने यहां से कट कर लिया है प्रश्न संख्या 1 में से। अब इस आयत को हमें इस प्रकार मोड़ना है कि इसके दो बराबर भाग इस प्रकार हो जाएं कि दोनों भाग सर्वांगसम हो। अगर हम इसको ऐसे मोड़ दें, बीच में से अगर इसको मोड़ दें, तो इसके दो भाग बन जाएंगे, एक ये वाला भाग और एक जो पीछे है इसके। अगर इसको इस प्रकार मोड़ देंगे तो इसके दो भाग बनेंगे। ये दो भाग, दोनों भागों की माप, आकार भी एक जैसा होगा, इनकी माप भी एक जैसी होगी, तो ये दोनों भाग एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगे। तो इस आयत को हमने कहां से मोड़ा है? बीच में से मोड़ा है। इससे इसके दो बराबर भाग हो गए हैं, दो सर्वांगसम भागों में ये आकृति बट गई है। तो हमें इस चित्र को भी यहां से मोड़ना होगा। अगर इस आयत को हम बीच में से यहां से मोड़ दें तो इसके जो दो भाग होंगे वे एक दूसरे के सर्वांगसम कहलाएंगे। फिर दूसरी आकृति है वर्ग। अगर इस वर्ग को हमें पहले अपनी पुस्तक में से कट करना है और इसे इस प्रकार मोड़ना है कि इसके दो सर्वांगसम भाग हो जाएं। तो जैसे इस वर्ग को हम यहां से कट कर लेंगे, तो ये जो आकृति है वर्ग, इसको हम किस प्रकार मोड़ें कि इसके दो सर्वांगसम भाग हो जाए। तो इसको हम देखिए कई प्रकार से मोड़ सकते हैं। जैसे यहां से मोड़ देंगे बीच में यहां से मोड़ने पर भी से अगर बीच में से मोड़ दें इसको यहां से, तो दो बराबर भाग होंगे, एक भाग ऊपर रह जाएगा, एक भाग नीचे, दोनों भाग एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। इस प्रकार मोड़ेंगे तो दो भाग जो बनेंगे मोड़ने के बाद, ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, इनके आकार और इनकी माप एक जैसी होंगी। या इस वर्ग को हम यहां से भी मोड़ सकते हैं, तब भी इसके दो सर्वांगसम भाग हो जाएंगे। इसको बीच में से ना मोड़कर अगर इस प्रकार मोड़ दें, तब भी इसके दो सर्वांगसम भाग हमको प्राप्त होंगे वर्ग के। इस प्रकार भी मोड़ सकते हैं हम। और तीसरा तरीका है इसके विकर्ण के अनुसार, जो वर्ग का विकर्ण है, इस प्रकार अगर हम इस वर्ग को मोड़ दें तब भी इसके दो सर्वांगसम भाग हमको प्राप्त होंगे। इस प्रकार अगर मोड़ दें तो ये जो दो भाग बनेंगे, एक भाग इधर और एक भाग इसके पीछे, दोनों भाग एक दूसरे के होंगे सर्वांगसम। फिर इस प्रकार भी हम इसको वर्ग को मोड़ सकते हैं इधर से विकर्ण के, दूसरे वाले विकर्ण के अनुसार, तब भी इस वर्ग के दो सर्वांगसम भाग हमको मिलेंगे। अब तीसरी आकृति है त्रिभुज। त्रिभुज को हम कहां से मोड़ें? इस त्रिभुज को कट करने के बाद कहां से मोड़ें जिससे इसके दो भाग हो जाएं, दो भाग इस प्रकार हो जाएं कि वे दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। अगर इस त्रिभुज को यहां से काटने के बाद बीच में से अगर यहां से मोड़ दिया जाए, तब त्रिभुज के दो बराबर भाग हमको प्राप्त होंगे। तो अगर यहां से मोड़ेंगे तो इस त्रिभुज के दो बराबर भाग हो जाएंगे, दोनों भागों के आकार भी एक जैसे होंगे, उनकी माप भी एक जैसी होगी, तो ये दो सर्वांगसम भाग कहलाएंगे। अब अगली आकृति हमको दी गई है व्रत। व्रत को कहां से मोड़ा जाए? देखिए, अगर व्रत को यहां से बीचों बीच मोड़ देंगे तब भी इसके दो सर्वांगसम भाग हमको प्राप्त होंगे, या इस प्रकार हम यहां से मोड़ सकते हैं इस व्रत को। तीसरा तरीका यहां से, ठीक है, और यहां से मोड़ सकते हैं, तो व्रत के हमको सर्वांगसम भाग प्राप्त होंगे। तो प्रश्न संख्या 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, नीचे बने चित्रों को यदि बिंदुदार रेखाओं पर दो भागों में मोड़ा जाए तो प्रत्येक के दोनों भाग सर्वांगसम है या नहीं? अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रत्येक समक्ष हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 2 में हमको कुछ आकृतियां दी गई हैं और इन आकृतियों में एक बिंदुदार रेखाएं दी गई हैं बीच में। अगर इन बिंदुदार रेखाओं से इन आकृतियों को मोड़ दिया जाए तो इनके जो दो भाग बनेंगे वे एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे या नहीं, ये हमको आगे इस तालिका में लिखना है, हाँ या नहीं लिखना है। देखिए, पहली आकृति है आयत। देखिए, अगर इसको हम यहां से मोड़ दें, जहां से ये बिंदुदार रेखा यहाँ पर खींची हुई है, अगर यहां से इसको मोड़ देंगे तो ऊपर का भाग और नीचे के भाग दोनों के आकार एक जैसे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, क्योंकि नीचे के भाग की आकृति, ऊपर के भाग के का आकार, दोनों के आकार एक जैसे हैं, दोनों की माप भी एक जैसी है, तो ये दोनों भाग जो हमको प्राप्त होंगे ये सर्वांगसम होंगे। तो इसके आगे हम लिख देते हैं हाँ। दूसरी आकृति है, देखिए यहाँ पर, अगर इस आकृति को इस बिंदुदार रेखा से यहां से मोड़ दें, क्या इसके दो बराबर भाग होंगे? दो बराबर भाग नहीं होंगे, इधर का भाग ज्यादा है, उधर का भाग कम है।
तो ये दोनों भाग सर्वांग नहीं है, तो यहां हम लिख देंगे नहीं। फिर अगली आकृति में अगर इस देखिए वर्ग दिया गया है, वर्ग को इस विकर्ण के अनुसार अगर इस बिंदुदार रेखा से इस विकर्ण को इस वर्ग को मोड़ दिया जाए, तो ये जो दो भाग बनेंगे, एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग, दोनों एक दूसरे के सर्वांग होंगे, दोनों के आकार और माप दोनों की बराबर होंगी, इसलिए ये दो भाग जो बनेंगे सर्वांग होंगे अगर यहां से इस आकृति को मोड़ दिया जाएगा तब। अब अगला प्रश्न देखिए, अगली आकृति है व्रत। देखिए व्रत में अगर यहां से मोड़ दिया जाए, देखिए यहां से मोड़ेंगे तो ऊपर का भाग तो यहां पर ऊपर का भाग देखिए, ऊपर का भाग और नीचे का भाग दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भाग हमको सर्वांग मिलेंगे, तो यहां पर भी आ जाएगा हाँ। अब इस त्रिभुज को अगर हम यहां से मोड़ दें, देखिए इस बिंदुदार रेखा से अगर इसको मोड़ देंगे तो ये जो दो भाग बनेंगे ये बराबर नहीं होंगे, तो ये सर्वांग नहीं है, यहां पर हम लिख देते हैं नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा अभी एक दो आकृति और है यहाँ पर। देखिए ये आकृति दी गई है, अगर इसको हम यहाँ से मोड़ देंगे तब भी ये जो दो भाग बनेंगे ये एक दूसरे के सर्वांग होंगे, एक दूसरे के बराबर हैं ये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाँ। इस आकृति में अगर यहाँ से अगर इस आकृति को मोड़ दिया जाए तो क्या इसके दो बराबर भाग बनेंगे? ये दो बराबर भाग नहीं है। ऊपर के भाग का देखिए, ऊपर का जो भाग है उसका क्षेत्रफल यहाँ पर कम है, नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो ये दोनों भाग एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे के सर्वांग नहीं है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है? निम्नलिखित त्रिभुजों को उनके कोणों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। प्रश्न संख्या 3 में हमको त्रिभुज की आकृति दी गई है, इन आकृतियों को इनके कोणों के आधार पर हमको बांटना है कि ये त्रिभुज किस प्रकार के हैं, ये हमको बताना है। जैसे पहली आकृति में देखिए, इसमें इस त्रिभुज में दो कोण की माप हमको दी गई है, एक कोण 32 डिग्री का है, एक कोण 120 डिग्री का है। तो हमने अभी पढ़ा था कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम माप का होता है, उस त्रिभुज को हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में देखिए एक कोण 180 120 डिग्री का है, 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है इस कोण की माप, तो यह एक अधिक कोण है। तो इस त्रिभुज का नाम होगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ये दूसरी आकृति है, इस आकृति में देखिए तीनों कोणों की माप दी गई है, ये 70 डिग्री है, ये 30 डिग्री, 80 डिग्री, तो प्रत्येक कोण की माप जो है 90 डिग्री से कम है। प्रत्येक कोण यहाँ पर न्यून कोण दिए गए हैं, तो ये त्रिभुज हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं उस त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, अर्थात 90 डिग्री से कम डिग्री माप के किसी त्रिभुज के अगर तीनों कोण 90 डिग्री से कम माप के हैं तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहां हम लिखेंगे न्यून कोण त्रिभुज। फिर अगला अगला जो त्रिभुज दिया गया है, देखिए एक कोण यहाँ पर 90 डिग्री का है, दूसरा कोण 60 डिग्री का है और तीसरा कोण 32 डिग्री का है। तो वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री की माप का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री की माप का है, तो ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है। अब अगली आकृति देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित त्रिभुजों को उनकी भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर जो त्रिभुज हमको दिए गए हैं भुजाओं के आधार पर बताना है कौन सा त्रिभुज इस प्रकार का है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। तो पहली आकृति देखिए यहाँ पर त्रिभुज की, देखिए इस त्रिभुज में दो माप, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप बराबर है, तो वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप बराबर होती है उसको बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज।
तो ये पहला जो त्रिभुज है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप बराबर है। दूसरी आकृति देखिए, पहली भुजा 2 पॉइंट, नीचे वाली भुजा 2.6 सेंटीमीटर, ये भुजा 4.0 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 3.0 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा की माप अलग अलग है, और एक त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की माप अलग अलग होती है, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है, उस त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। अब तीसरा त्रिभुज देखिए, यहाँ पर एक भुजा की माप है 2.0 सेमी, दूसरी भुजा की माप है 3.0 सेमी, और तीसरी भुजा की माप है 3.5 सेमी। प्रत्येक भुजा, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है, इसलिए ये त्रिभुज भी है विषम बाहु त्रिभुज। अगला त्रिभुज है यहाँ पर, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप बराबर है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप बराबर होती है उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। तो प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5 पर। देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या कहा गया है, नीचे दो रेखाखंड दिए गए हैं, दोनों रेखाखंड सर्वांगसम है। यदि ए बी बराबर 4.5 सेमी, तो सी डी की लंबाई कितनी होगी। देखिए इस प्रश्न में कहा गया है कि ये दो रेखाखंड है, एक ए बी और दूसरा रेखाखंड है सी डी। दोनों रेखाखंड सर्वांगसम कहे गए हैं। सर्वांगसम का मतलब है कि दोनों रेखाखंडों की लंबाई बराबर होगी। दो रेखाखंड सर्वांगसम तभी कहलाते हैं जब उनकी लंबाई बराबर हो। तो जब ये दोनों रेखाखंड ए बी और सी डी दोनों सर्वांगसम है, तो दोनों रेखाखंड की लंबाई बराबर होगी। तो प्रश्न में ए बी रेखाखंड की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर हमको दी गई है, कि ए से बी तक की जो दूरी है वह 4.5 सेंटीमीटर है। और प्रश्न में हमसे सी से डी तक की लंबाई हमको पूछी है, इस रेखाखंड सी डी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। जब ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम होने का मतलब है दोनों रेखाखंड की लंबाई बराबर होगी। जितनी लंबाई पहले वाले रेखाखंड की है उतनी लंबाई दूसरे वाले रेखाखंड की होगी। तो पहले रेखाखंड की अगर लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, तो दूसरे रेखाखंड की लंबाई भी 4.5 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांगसम है। सर्वांगसम, दो रेखाखंड सर्वांगसम तभी होते हैं जब उनकी लंबाई बराबर हो। तो प्रश्न में हमसे पहले ही कहा गया है कि ए बी रेखाखंड सी डी वाले रेखाखंड, ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांगसम है, और सर्वांगसम होने का मतलब है दोनों की लंबाई भी बराबर होगी। तो जब प्रश्न में ए बी की लंबाई 4.5 दी गई है, तो रेखाखंड सी डी की लंबाई भी 4.5 ही होगी। तो यहां पर हम लिख देते हैं सी डी बराबर 4.5 सेंटीमीटर। इसका कारण भी लिख देंगे, यहां पर लिखते हैं चूंकि, देखिए चूंकि ए बी सर्वांगसम है सी डी के, सर्वांगसम है सी डी के, सी डी के। और इस बात को हम देखिए गणित की भाषा में भी इस प्रकार लिखेंगे, ए बी वाली जो रेखाखंड है वो सी डी के सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम का हम यहां पर चिन्ह बना देंगे। रेखाखंड ए बी, रेखाखंड सी डी दोनों है सर्वांगसम, तो उनके बीच में सर्वांगसम का चिन्ह। इसलिए ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई, दोनों की लंबाई हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। यह है इस प्रश्न का सही उत्तर। इसको यहां से हटा देते हैं। दोनों रेखाखंड सर्वांगसम है तो इनकी लंबाई भी बराबर है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 6। चित्रों में ए बी सी डी एक रेखा पर स्थित है। इस चित्र में ए बी सी और डी ये चारों बिंदु एक ही रेखाखंड पर स्थित हैं, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। रेखाखंड सी ए, देखिए जो रेखाखंड है सी से ए तक, सी ए, रेखाखंड बी डी, सी ए रेखाखंड बराबर, बीच में बराबर का चिन्ह है, कि सी ए जो रेखाखंड है, रेखाखंड बी डी के बराबर है, बी से डी तक की दूरी।
प्रश्न में कहा गया है सी से ए तक की दूरी, बी से डी तक की दूरी, ये दोनों बराबर हैं। रेखाखंड ए बी, रेखाखंड सी ए और रेखाखंड बी डी दोनों बराबर हैं, दोनों की लंबाई बराबर है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो रेखाखंड सी बी और ए डी बराबर है या नहीं, तो हमको ये बताना है कि रेखाखंड जो ये है सी डी, रेखाखंड सी बी, सी से बी तक की दूरी, और रेखाखंड ए डी जो है ए से डी तक की दूरी, क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं, ये हमसे पूछा गया है। प्रश्न में कहा गया है सी से ए तक की दूरी और बी से डी तक की दूरी दोनों बराबर हैं, तो ये हमको बताना है अब सी से बी तक की दूरी और ए से डी तक की दूरी दोनों बराबर होंगी या नहीं, ये हमको बताना है। यहां पर लिखते हैं चूंकि कि सी ए रेखाखंड की जो लंबाई है रेखाखंड बी डी की लंबाई के बराबर है, ये प्रश्न में हमको दिया गया है। यहां पर लिखते हैं दिया है, ये बात प्रश्न में हमसे बताई गई है कि सी से ए तक की दूरी, बी से डी तक की दूरी बराबर है। और अब हमसे पूछा गया है क्या सी से बी और ए से डी तक की दोनों दूरियां बराबर होंगी या नहीं। तो हमको यहां पर एक बात याद रखनी होगी, जब दो बराबर चीज में हम बराबर ही चीज जोड़ते हैं तो जो उत्तर हमको मिलता है वह भी बराबर ही होगा। अगर हम इन दोनों लंबाइयों में बाएं पक्ष में भी और दाहिने पक्ष में ये दूरी जोड़ दें, यहां से ए से बी तक की दूरी दोनों पक्षों में अगर हम जोड़ दें, कि दोनों पक्षों में अगर हम बराबर संख्या को जोड़ेंगे या बराबर किसी चीज को जोड़ेंगे, तो जो दोनों पक्ष बाद में हमको जोड़ने के बाद प्राप्त होंगे वे भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे। देखिए यहां पर बराबर का चिन्ह है, तो हम बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष में दोनों में ए भी जोड़ देते हैं। सी ए में भी जोड़ दिया हमने ए बी, और बी डी में भी जोड़ दिया यहां पर ए बी। बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष में हमने बराबर संख्या जोड़ेंगे तो इस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा जब हम दोनों पक्षों में एक ही संख्या जोड़ेंगे तब। अब देखिए सी ए और ए बी, अगर सी ए और ए बी इन दोनों को मिला दिया जाए, सी से ए तक की दूरी और ए से बी तक की दूरी दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो सी से बी तक की दूरी बन जाएगी। तो सी ए प्लस ए बी दोनों रेखाखंड को जोड़ने पर बनेगा सी बी। इसी प्रकार इधर देखिए, अगर बी से डी तक की जो दूरी है, बी से डी तक की दूरी में ये ए बी वाली दूरी और जोड़ दी जाए तो ए से डी तक की दूरी हमको प्राप्त होगी। अगर हम बी से डी तक की दूरी में ये ए बी वाली दूरी और जोड़ दें तो यहां से ए से डी तक की दूरी हमको प्राप्त होगी। तो बी डी में जब हम ए बी जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा ए डी। तो हम यहां पर देखते हैं जो हम प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि सी बी ए डी के बराबर है या नहीं, तो हमने यहां पर सिद्ध कर दिया है कि सी बी बराबर है ए डी के। सी बी वाली जो भुजा है वह ए डी के बराबर है, ये दोनों रेखाखंड एक दूसरे के बराबर है। देखिए ये हमने कैसे सिद्ध किया, प्रश्न में हमको सी ए बी डी दोनों बराबर दिए गए हैं तो हमने लिखा सी ए रेखाखंड बराबर बी डी। अब ये बीच में बराबर का चिन्ह है, बराबर से पहले बायां पक्ष होता है, बराबर के बाद दाहिना पक्ष। अगर हम दोनों पक्षों में बराबर संख्या को जोड़ते हैं, बराबर संख्या से गुणा करते हैं, बराबर संख्या से भाग करते हैं या बराबर संख्या को दोनों पक्षों में घटाते हैं, तो घटाने के बाद, जोड़ने के बाद या गुणा करने के बाद, भाग करने के बाद जो दोनों पक्ष हमको प्राप्त होंगे वह भी एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। इसलिए हमने दोनों पक्षों में सी ए की तरफ, सी ए वाले पक्ष में भी ए बी जोड़ा और बी डी वाले पक्ष में भी ए बी जोड़ दिया। सी ए में ए बी जोड़ने से जो रेखाखंड बनेगा वह होगा सी बी, बी डी में ए बी जोड़ने पर जो रेखाखंड बनेगा वह होगा ए डी। ठीक है, तो इससे हमको पता चला कि सीबी वाले जो रेखाखंड है सी से बी तक की दूरी और ए से डी तक की दूरी दोनों बराबर है। ये प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि सीबी ए डी के बराबर है या नहीं, तो हम यहां पर लिख देते हैं अतः रेखाखंड रेखाखंड सीबी बराबर है रेखाखंड ए डी के। तो ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 देखिए, और ये इस अभ्यास का आखिरी का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, नीचे बने चित्र में कोण ए ओ बी,
कोण ए ओ बी और कोण सीओडी, ये सीओडी जी, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि इनके बीच में बराबर का चिन्ह दिया गया है। और प्रश्न में अब हमसे पूछा है क्या कोण एओसी, यहां पर हमसे अब जब पूछा गया है ये जो कोण एओसी है, कोण एओसी, ये वाला जो कोण है इस कोण बीओडी के बराबर है या नहीं, ये हमसे प्रश्न में पूछा है। इस आकृति में प्रश्न में हमसे कहा गया है कि ये जो दो कोण हैं, पहला कोण है यहां पर एओबी, दूसरा कोण है सीओडी, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं। जब ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं तब हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि जो कोण एओसी बनेगा और कोण बीओडी बनेगा, क्या ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे या नहीं, ये प्रश्न में हमसे पूछा गया है। तो अब इनको सिद्ध करते हैं कि ये दोनों कोण बराबर होंगे या नहीं। तो लिखते हैं चूंकि कोण एओबी जो है वह बराबर है कोण सीओडी के, ये जो नीचे वाला कोण है एओबी और ये सीओडी, दोनों कोण बराबर हैं। अगर दोनों कोण में हम ये बीच का कोण जोड़ दें बीओसी, जोड़ते हैं, जब ये दोनों कोण बराबर प्रश्न में हमको दिए गए हैं कि बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है, तो दोनों पक्षों में अगर हम बराबर संख्या जोड़ेंगे तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम दोनों पक्षों में कोण एओबी में भी और जोड़ देते हैं बीओसी, कोण बीओसी हम बाएं पक्ष में भी जोड़ देते हैं और दाहिने पक्ष में कोण सीओडी में हम कोण बीओसी जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में हमने कोण बीओसी जोड़ दिया। जोड़ने के बाद देखिए जब ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर थे तो दोनों पक्षों में बराबर संख्या जोड़ने पर इस समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगर कोण एओबी में एओबी और कोण बीओसी दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण बनेगा एओसी, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर बनेगा कोण एओसी, बीच में बराबर का चिन्ह। उसके बाद दाहिने पक्ष में देखिए कोण सीओडी, ये कोण है सीओडी, सीओडी कोण में हमको जोड़ना है बीओसी। अगर इन दोनों कोण को अगर हम मिला दें, इनको जोड़ दें, तो ये जो कोण बनेगा इसका नाम होगा बीओडी, बीओडी। तो दोनों कोणों को जोड़ने पर बनेगा कोण बीओडी। तो यही हमको प्रश्न में देखना था कि कोण एओसी और कोण बीओडी एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो यहां हमने सिद्ध कर दिया है कि कोण एओसी कोण बीओडी दोनों बराबर हैं, बीच में बराबर का चिन्ह आया है, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं, ये हमसे पूछा गया था। तो यही हमारे इस प्रश्न का हो गया है सही उत्तर। हमने सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं। तो प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 13A भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अभ्यास 13B के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अभ्यास 13B के प्रश्नों के साथ।